वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इट इज़ वन ऑफ द माइनर एक्ट्स ऑफ RGS। RGS में ये प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता है। DGS में प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता है। यूपी जुडिशरी में ये मेंस में आता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट के रूप में लेके बच्चे इसको थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से है। तो इसको समझ लिया तो ये इजी हो जाएगा, इसको नहीं समझा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट शुरू करते हैं, जिसमें हम आज करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 1। तो डायरेक्ट आ जाते हैं सेक्शंस पे। ठीक है, सीधा इसके सेक्शन से शुरू करते हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इट इज़ एन एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963 एंड इट एनैक्ट ऑन 13 दिसंबर 1963। बहुत इंपॉर्टेंट है, RGS के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि RGS अभी आने वाला है, और DGS के लिए भी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं इसकी एनैक्टेड डेट क्या और एनफोर्सेबल डेट क्या। एनफोर्सेबल हम आगे पढ़ते जाएंगे, और एनैक्टेड 13 दिसंबर 1963 है। अब इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं। एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक है, ये एक एक्ट है जो डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉज को, और ये कुछ काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। और वो स्पेसिफिक रिलीफ क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। Be it enacted by the Parliament in the 14th year of Republic 9 of India as follows. Part number 1 बात करता है इसका preliminary की. This first short title, extent and commencement. This act may be called the Specific Relief Act 1963. It extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir, जो कि अब ख़त्म हो गया है। कब से? 2019 से। Now it extends to whole of India. It shall come into force on a date as a central government may by notification in the official gazette appointed. ये उस दिन से enforceable है जिस दिन से ऑफिशियल गजट में दिया गया, और वो है 13 जनवरी 1964। तो इसकी enforceable डेट है 13 जनवरी 1964। एक्ट 1963 का है, लेकिन एनफोर्स 13 जनवरी 1964 को हुआ। अब इसकी एनेक्टेड डेट 13 दिसंबर 1963 है। तो इस तरीके से याद कर लो, दिसंबर में एनेक्ट हुआ था और जनवरी में जाके नेक्स्ट ईयर 1964 में एनफोर्स हो गया। तो एक महीने बाद ही एनफोर्स हो गया। डेफिनेशन क्लोज इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्स बाय लॉ। तो हर एक ड्यूटी जो एनफोर्स बाय लॉ होगा उसको ऑब्लिगेशन कहेंगे। सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ विल और codicil as defined by the Indian Succession Act, and whereby the destination or devolution of successive interest in movable immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of. Settlement का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सक्सेशन इंटरेस्ट जो डेवलप या डेस्टिनेशन हुआ हो, डिवोल्यूशन हुआ हो, उसको मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिस्पोज ऑफ करता हो या एग्री करता हो, वो सेटलमेंट होता है। लेकिन विल और कॉडिसिल नहीं होगा। Trust has the same meaning as in section number 3 of Indian Trust Act, and it includes an obligation in the nature of the trust within the meaning of chapter number 9 of the act. Trustee means every person holding property in trust. ठीक है, all other words and expression used herein but not defined and defined in Indian Contract Act have the same meaning respectively assigned to them. कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका यहाँ पे मतलब नहीं दिया गया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है, तो यहाँ पे भी सेम मतलब होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मीनिंग दिया गया है वो इज इक्वल टू होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, अगर वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो। सेविंग क्लॉज कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये किसी पर्सन को डिप्राइव नहीं करेंगे किसी भी राइट ऑफ रिलीफ का, अदर देन उस राइट ऑफ रिलीफ का जो किसी और एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके इन्होंने ऑब्टेन कर ली है। टू इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स, और रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी ये इफेक्ट नहीं करेगा। यहीं पे प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे ना यहीं पे प्राइम क्वेश्चन आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई करेगा कि SRA अप्लाई करेगा। तो यहाँ आएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई करेगा डॉक्यूमेंट्स पे। SRA रजिस्ट्रेशन एक्ट को नहीं इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है
उसके साथ उसका हार्मोनिक कंस्ट्रक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेम बात कर देंगे, अगर सेम मीनिंग रख लेंगे अगर यहाँ पे वो वर्ड नहीं डिफाइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट यहाँ पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट एक्सेप्शन के रूप में है और ये क्वेश्चन आता है प्रिलिमिनरी में, यहाँ इसे स्टार लगा लो और ये वाले सेक्शन को भी स्टार लगा लो। एनी स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांट ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स, नॉट फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉज, ये स्टार लगा लो, बहुत बहुत सारे स्टार लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग अ पीनल लॉज। मतलब सीपीसी यहाँ अप्लाई करेगी, सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगी, सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगी, सीपीसी अप्लाई करेगी। ये सिविल राइट्स की बात करते हैं, ना कि पीनल लॉज की। क्रिमिनल एक्ट्स यहाँ पे नहीं अप्लाई होंगे, ओनली सिविल लॉज यहाँ पे अप्लाई होंगे। और ये फिर बहुत सारे स्टार्स लगा के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये एक्ट जो बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट जो किया गया है, वो किया गया है लॉ ऑफ इक्विटी, ठीक है, इक्विटी पे, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस के प्रिंसिपल पे ये एक्ट अप्लाई किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ पे उसके रूल्स भी अप्लाई होंगे। और ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अगर एसआरए से, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रिवेल करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो एसआरए करेगा, ठीक है। और ये सिविल राइट्स की बात करता है, ना कि पीनल लॉज की। थैंक यू।